वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज CSIR UGC नेट। इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग द एवरी स्ट्रीम। जितने भी स्ट्रीम में ये एग्जाम होता है सारी स्ट्रीम के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, GRF-LS क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है स्कोर कार्ड की, एज लिमिट, सब्जेक्ट्स, स्टाइपेंड एज वेल एज एग्जाम पैटर्न और भी बहुत सी बातें होंगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 2 साल पहले टीचिंग पाठशाला पे मैं एक ऐसा ही वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त तक एग्जाम ऑफलाइन मोड में हुआ करते थे। तो समहाउ उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने यही बता रखा है कि ऑफलाइन पेपर होता है एंड सो मेनी थिंग्स। बट 2021 से पहले ही आप कह सकते हो कि पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है, एग्जाम का मूड भी चेंज हुआ है, अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो समहाउ मुझे लगा कि एक अपडेटेड वीडियो बनाना जरूरी है। साथ ही साथ उन सभी चीजों का यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मेंशन करूंगी जो कि चीजें जो हैं चेंज की गई हैं विद टाइम। तो ये एक अपडेटेड वीडियो होने वाला है। लास्ट वीडियो जो था मेरा वो मेनली लाइफ साइंस ओरिएंटेड था। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी स्ट्रीम को कवर अप करूंगी बहुत ही क्विक तरीके से कि कौन से एग्जाम होते हैं, कितने स्ट्रीम में होते हैं, क्या क्या पेपर पैटर्न होता है। सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज CSIR नेट। ठीक है, तो नेट का मतलब ही हो जाता है दैट इज योर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होता है। CSIR करवाता है दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करवाता है। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली जितने भी दैट इज स्टूडेंट्स ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो इसी के अंडर दैट इज CSR के अंडर ही जितने भी CSR फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रहते हैं, उन सारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च वर्क में वो स्टूडेंट्स पोस्ट किए जाते हैं या फिर आप कह सकते हो अलॉट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट्स एंड PhD। तो CSIR नेट का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आप PhD के लिए एलिजिबल होते हो। किसी भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च जो चल रहा है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ये एक आप कह सकते हो कि ये एग्जाम क्लियर करने से आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हो एज वेल एज आप PhD भी कर सकते हो। जो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो टेस्ट ये कंडक्ट करवाता है वो होता है NTA। अगर बात करें कि ठीक है CSIR नेट का आपने प्रिपरेशन किया और आपने क्लियर भी कर लिया तो करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से क्या क्या मिलेगा। So qualifying for NET-LS will make you eligible to apply for teaching position in the Indian colleges and university and will make you eligible for the government funded projects। अगर मेनली जो है ये एग्जाम दो टाइप में होता है आप कह सकते हो। एक होता है GRF के पोस्ट के लिए और एक होता है LS के लिए, लेक्चररशिप के लिए। तो अगर आप लेक्चररशिप को क्लियर करते हो तो मेनली आप टीचिंग पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हो डिफरेंट इंडियन कॉलेजेस में एज वेल एज यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, और लेकिन इसके साथ साथ अगर LS आपने क्लियर किया है तो टीचिंग के लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपने अगर GRF क्लियर किया है तब आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल होते हो, तो आप लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल होते हो, मतलब कहीं पे जाकर टीचिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। कुछ एग्जाम क्या करते हैं कि वो आपसे CSIR नेट का तो स्कोर कार्ड चाहते ही हैं, साथ ही साथ अलग से अपने यूनिवर्सिटी में या अपने इंस्टीट्यूट में एंट्री दिलवाने के लिए वो अलग से भी एग्जाम लेते हैं। और उनका क्राइटेरिया ये होता है कि उनके एग्जाम को वही स्टूडेंट दे सकता है जो कि CSIR नेट क्लियर हो। तो आप कह सकते हो कि एक सेकेंड राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन हो जाता है ये। तो कुछ कॉलेजेस इतना एक्सट्रीम बेसिस पे भी सिलेक्शन करते हैं, तो उस एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ओके, थर्ड, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू आउट योर PhD। GRF क्लियर करके आप PhD के लिए किसी भी दैट इज CSIR फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें दैट इज अप्लाई कर सकते हो और आपको थ्रू आउट योर PhD जो है फुल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है विद अ पर्टिकुलर मंथली स्टाइपेंड, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कितना स्टाइपेंड मिलता है। लास्ट, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी हो गई कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल ऑफ टोटल अगर मेनली बच्चे जो हैं GRF अगर क्लियर करते हैं तो वो मेनली PhD के लिए ऑप्ट करते हैं, और लेक्चररशिप क्लियर करते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन बचता है, दैट इज द टीचिंग, दैट इज द लेक्चररशिप एज वेल एज गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट। तो ये हो गई करियर अपॉर्चुनिटी की बात। अब बात करें ये एग्जाम कितने सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है, तो मेनली 5 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है। केमिकल साइंस जो कि मेनली वो बच्चे देते हैं जिनका केमिस्ट्री के साथ BSc या MSc था। सेकेंड, मैथमेटिकल साइंस।
थर्ड फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स वाले स्टूडेंट जिनका बीएससी एमएससी फिजिक्स या फिजिकल साइंस से था। फोर्थ दैट इज द लाइफ साइंस, जो मेनली पूरा का पूरा लाइफ साइंस डिपार्टमेंट आता है, चाहे आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड लाइक एनी ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस, वो सारे के सारे स्टूडेंट लाइफ साइंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड लास्ट इज अर्थ, एटमोस्फियर, ओशन एंड द प्लैनेटरी साइंस। तो ये 5 मेनली सब्जेक्ट्स में सीएसआर एग्जाम अपना कंडक्ट करता है। अब अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द सीएसआर यूजीसी नेट फेलोशिप, तो सबसे पहले इसका ओवरऑल अगर बात करें तो 2 स्टेजेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो 2 टाइप के पोजीशन होते हैं अगर इस एग्जाम को आप क्लियर करते हो तो। एक को तो हम कहते हैं नेट जीआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जीआरएफ का कट ऑफ अगर देखा जाए तो ये मेनली हाई होता है, ओके। एंड दूसरा होता है दैट इज योर नेट एलएस, नेट लेक्चररशिप। इसका कट ऑफ जीआरएफ के मुकाबले थोड़ा सा लो जाता है, 8 से 10 नंबर आप कह सकते हो कि दैट इज लो जा सकता है, या फिर कभी कभी थोड़ा बहुत और फ्लक्चुएट होता है। तो ये एग्जाम को भर रहे हो जब आप फॉर्म जब आप मेनली भरते हो तो 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो होता है दैट इज जीआरएफ एंड दूसरे में लिखा रहता है एलएस, ठीक है। तो इस ढंग से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप क्या चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है। मेनली अभी फिलहाल में यही चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं कि अगर आप जीआरएफ के लिए फॉर्म भरते हो और इन केस आपका जीआरएफ नहीं होता है लेकिन आपका मार्क्स एलएस के बराबर आ जाता है, तो भी आपको एलएस के लिए एलएस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो दैट इज अ बेनिफिट ओनली। तो इस ढंग से ये दो आप कह सकते हो 2 पोजीशन के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, दैट इज जीआरएफ एंड लेक्चररशिप। याद रखिएगा जीआरएफ की कट ऑफ हाई जाती है एंड नेट एलएस की कट ऑफ जो है जीआरएफ के कंपैरेटिवली थोड़ी सी लो जाती है। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, दैट इज ट्वाइस अ ईयर, जून एंड दिसंबर में, ओके। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस एग्जाम को क्लियर करके यानी आप इस एग्जाम को क्रैक करके आप मेनली किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, आईआईटीज में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में, या फिर गवर्नमेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो फॉलो कर रही होती है सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाकर एडमिशन ले सकते हो, खुद को इनरोल कर सकते हो, ठीक है, होते हैं। और ये सारी की सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कि यानी अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसको आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारा ये दैट स्ट्रीम है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है या एमएससी के बराबर कोई भी डिग्री है, देखिए यहाँ पे एमएससी कुछ मेंशन नहीं किया है, ना एमएससी उन्होंने बॉटनी मेंशन किया है, ना जूलॉजी मेंशन किया है, ना लाइफ साइंस, ना माइक्रोबायोलॉजी, ना बायोकेमिस्ट्री, कुछ मेंशन नहीं किया। मतलब आपका एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में हो आप एलिजिबल हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो 5 स्ट्रीम मैंने बताया उस 5 स्ट्रीम में से आप जो है किसी स्ट्रीम में आते हो या नहीं आते हो, या फिर आपके पास अगर इंटीग्रेटेड बीएस एमएस की डिग्री हो, या फिर आपके पास बीएस 4 ईयर की डिग्री हो, आपने बीई किया हो, या फिर आपने बीटेक किया हो, ठीक है, या फिर बी फार्मा, एमबीबीएस विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर द जनरल दैट इज अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड द ओबीसी कैंडिडेट। तो यहाँ पे एमएससी की कोई भी डिग्री हो आपके पास किसी भी स्ट्रीम की चलेगी, बीएस एमएस की डिग्री हो, या फिर 4 ईयर बीएस की डिग्री हो, या फिर आपने बीई किया हो, या बीटेक किया हो, या फिर बी फार्मा एज वेल एज एमबीबीएस, इनमें से कोई भी डिग्री हो विद 55% नंबर, वो भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 55 मार्क्स चाहिए और आपके पास इन जो यहाँ पे मेंशन है इनमें से कोई भी डिग्री आपकी चलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि SC ST एंड फिजिकली दैट इज PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 50 मार्क्स जो है 50% मार्क्स कंपलसरी होंगे, यानी आपके 50% रहने चाहिए दैट इज एमएससी में या मास्टर का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें। तो जनरल, EWS एंड OBC के लिए 55 मार्क्स एंड बाकी जो कैटेगरी है ST SC उनके लिए 50%। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स इनरोल फॉर द एमएससी और हैविंग कंप्लीटेड 10+2+3 years of above qualifying examination as on the closing date of the online submission of the application form। अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी फिलहाल में एमएससी में इनरोल किया यानी एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे,
ठीक है, आप लोग भी एग्जाम दे सकते हो, या फिर आपने जस्ट अपना बीएससी कंप्लीट किया है, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म में लिखा आता है कि हाँ जिस स्टूडेंट ने पिछले साल बीएससी कंप्लीट किया या इस साल बीएससी कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि उन्होंने वहां पे फॉर्म में कौन सी डेट दे रखी है, लेकिन अगर बीएससी आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल होते हैं अगर उनके दिए हुए डेट के अंदर अगर आपका क्वालिफाइंग ईयर फॉल होता है तो वो आपको चेक करना पड़ता है। बट मोर और लेस बीएससी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो 10+2+3 यानी लगभग आपका बैचलर की बात की जा रही है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट जो कि अभी फिलहाल में एमएससी के लिए इनरोल किए हैं, आप लोग भी जो एलिजिबल हो जाएंगे जिनके पास उनका फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी on the condition that they complete the qualifying degree with requisite percentage of marks within the validity period of the 2 years to avail the fellowship। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हो, लाइक आप अगर एमएससी के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के और आपके पास अभी फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में दैट इज अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म आपको ब्रूशर में ही मिल जाता है जब फॉर्म रिलीज किया जाता है, तो ओके। सो इसके अलावा जो है आपको ये चीज याद रखनी है, दैट इज बीएससी ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर और स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है, ठीक है, या फिर आपने एमएस पीएचडी में इनरोल किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास 55% मार्क्स से और आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स अगर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं कि कौन किसके लिए एलिजिबल होता है। याद रखिएगा जो पीएचडी जो बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी अभी बीएससी हुआ है और वो इस एग्जाम के लिए दैट इज योर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉट फॉर एलएस, क्योंकि एलएस आप कह सकते हो एलएस एक एसोसिएट प्रोफेसर का एक पोस्ट हो जाता है। सो वही चीज मेंशन है, द कैंडिडेट्स पोजेसिंग ओनली बैचलर्स डिग्री are eligible to apply only for JRF, not for the lecturership। तो जो बीएससी वाले स्टूडेंट है, बीएससी ऑनर्स वाले, वो सिर्फ और सिर्फ जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हो, एलिजिबल नहीं होते हो, सिर्फ जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये सारी की सारी मैंने आपको एलिजिबिलिटी लिस्ट बता दी फॉर द सीएसआर यूजीसी नेट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। जैसे मैंने बताया टोटल 5 स्ट्रीम में ये एग्जाम होता है। अगर हम केमिकल साइंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन मतलब पेपर की अगर हम बात करते हैं तो 3 पार्ट में पेपर आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। तो अगर केमिकल साइंस की बात करें दैट इज केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 40 आते हैं, ठीक है, पार्ट सी में 60 आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पास 120 होते हैं क्वेश्चन, मतलब पूरे पेपर में आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपको कितना क्वेश्चन करना है? पार्ट ए में से सिर्फ आपको 15 करने होते हैं, ठीक है, पार्ट बी में से सिर्फ और सिर्फ 35, पार्ट सी में से 25, तो टोटल क्वेश्चन आपको 75 करने, यानी 120 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन करने होते हैं। और पार्ट ए में हर एक सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है और गलत क्वेश्चन के लिए 0.5 कटते हैं। पार्ट बी में भी 2 मार्क्स मिलता है हर एक सही क्वेश्चन के लिए और गलत के लिए 0.5 कटता है। पार्ट सी में 4 मार्क्स मिलता है एक सही क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क्स कटता है गलत होने पर, ठीक है। और इस ढंग से आपको जो टोटल पेपर अटेम्प्ट करने को मिलता है, मतलब जहां से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा ऑल ऑफ टोटल, वो होगा 200 मार्क्स का, मतलब क्योंकि 75 क्वेश्चन मिलकर जो है सिर्फ 200 नंबर का पेपर बनाते हैं आपका, तो टोटल पेपर जो आपको अटेम्प्ट करने को मिलता है वो हो जाता है 200 का। अगर हम बात करें अर्थ, एटमोस्फियर, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंस के स्टूडेंट्स की, तो आपका पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आता है, 15 अटेंड करने होते हैं, सही 2 नंबर देता है, गलत 0.5 ले लेता है। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको 35 करने होते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन एंड 0.5 फॉर दी नेगेटिव मार्क्स। पार्ट सी में 80 क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 करने हैं, सही क्वेश्चन 4 मार्क्स देता है, गलत क्वेश्चन 1.32 मार्क्स लेकर चला जाता है। इस तरीके से टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ 75 करना होता है, जो कि टोटल 200 का बनता है। लाइफ साइंस की बात करें तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 करने होते हैं, सही 2 मार्क्स देकर जाता है, गलत 0.5 लेकर चला जाता है। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 करने होते हैं,
सही आपको 2 नंबर देकर जाता है एंड गलत होने पे 0.5 कट जाता है। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं, एनी 25 करना होता है। यू आर गोइंग टू गेट दी 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन एंड -1 फॉर दी रॉन्ग अटेम्प्ट। इस तरीके से टोटल 145 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एनी 75 करने होते हैं, ऑल ऑफ टोटल आपका पेपर होता है 200 का। मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्ट ए में 20 क्वेश्चन मिलता है, एनी 15 करना होता है, सेम 2 मार्क्स प्लस एंड 0.5 नेगेटिव। पार्ट बी में जो है 40 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 करने हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.75 फॉर द रॉन्ग अटेम्प्ट। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं, 20 आपको करने होते हैं, 4.75 आपको एक क्वेश्चन पे दिया जाता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और टोटल जो क्वेश्चन होगा 120, आपको टोटल क्वेश्चन जो मिलेगा वो होगा 120, आपको कोई 60 करना होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। सेम इज अप्लाइड फॉर द पार्ट साइंस फिजिकल साइंस ऑल्सो। पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 करने होते हैं, +2 फॉर करेक्ट एंड 0.5 फॉर द नेगेटिव। पार्ट बी में 25 क्वेश्चन मिलेगा, डू एनी 20, 3.5 मिलेगा फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन एंड 0.87 होगा फॉर द रॉन्ग अटेम्प्ट। पार्ट सी में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एनी 20 करने होंगे, 5 मार्क्स बनेगा एक सही क्वेश्चन का एंड 1.25 कटेगा हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ टोटल आपको मिलते हैं 75 क्वेश्चन, आपको एनी 55 करना होता है जो कि टोटल आपके पेपर का वेटेज बना देता है 200 का। तो ये था पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन टोटल पांचों के पांचों स्ट्रीम के लिए। ओके, अब बात करते हैं एज लिमिट की, जिसके लिए अगेन बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जेआरएफ की जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो है 28 ईयर्स। That is the upper age limit may be relaxable up to the 5 years in case of the SC, ST, person with the disability, that is your PWD and female applicant। और इसके अलावा 28 years पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर द कैटेगरी SC, ST, PWD एंड द फीमेल एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, तो 28 years में 5 years और आप प्लस कर लीजिए फॉर SC, ST, PWD एंड द फीमेल एप्लीकेंट। एंड जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बाकी कैटेगरी मतलब SC, ST, PWD एंड फीमेल एप्लीकेंट को छोड़ दे तो बाकी जितने भी स्टूडेंट बच गए सबका 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होता है जब आप ये एग्जाम दे सकते हो, मेनली JRF दे सकते हो। ठीक है, एंड 3 years इन केस ऑफ द OBC नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेंट, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है OBC की कैटेगरी के लिए। ठीक है, लेक्चरशिप की बात करें जिससे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट कहते हैं, उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी इस एग्जाम को दीजिए, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ से जल्दी से फटाफट से एक क्विक फॉर्म में देख लेते हैं कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। फॉर्म फिलअप जो होता है वो होता है ऑनलाइन मोड में। ठीक है, फॉर्म फिलअप यहाँ पे आपका ऑनलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन ही फॉर्म आता है, ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। एग्जाम मोड CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम के जो स्टेजेस होते हैं वो होते हैं JRF एंड LS। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी JRF के लिए 2 साल की होती है, लाइफ साइंस के लिए दैट इज योर LS लेक्चरशिप के लिए होती है फॉर लाइफ टाइम। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो JRF का स्कोर कार्ड सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होगा और LS का दैट इज लेक्चरशिप का फॉर लाइफ टाइम। SPM भी देखा जाता है, दैट इज SPM का जो फेलोशिप होता है दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। ये मेनली उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिसका 5 से लेकर 10 तक AIR होता है। किसी किसी कैटेगरी में सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट को SPM का फेलोशिप दिया जाता है, किसी किसी कैटेगरी में 10 स्टूडेंट्स को दिया जाता है। क्योंकि यहाँ टोटल 5 कैटेगरी है जो मैंने आपको बताया, उन पांचों में ये वैरी होता है। ठीक है, बट मे वैरी विद द डिफरेंट स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट्स। ओके, जो बातें आपको दिमाग में रखनी है वो है ये कि आपको जो सिलेबस है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको पता नहीं है कि सिलेबस कहाँ मिलेगा, क्योंकि अब अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वेरी ऑब्वियस आपके पास सिलेबस होना जरूरी है। तो सिलेबस जो है आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगा। क्वेश्चन जो होते हैं मेनली MCQ टाइप के होते हैं, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को MSQ टाइप के भी मिलते हैं, दैट इज योर मल्टीपल लाइक एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रीम के दैट इज योर MCQ ही होते हैं, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए MSQs भी हो सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल सेलेक्टेड ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप वैरी होती रहती है, लेकिन द नंबर ऑफ फेलोशिप फॉर ईच सब्जेक्ट इज लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत वैरी यहाँ से वहां होते हुए दिखती है। अभी फिलहाल के लिए जो फी की अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी वाइज कुछ यहाँ पे फीस मेंशन है जो कि अभी तक तो कभी फ्लक्चुएट हुई नहीं है, आने वाले टाइम में लाइक वी डोंट नो, बट यस करंट टाइम के लिए ये पर्टिकुलर फी ऐसे अलॉट कर रखी है, दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म की फी। वेबसाइट की बात करें तो ये 2 वेबसाइट है जहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है। कभी भी कोई पेपर आए
या फिर आपको जो है सिलेबस डाउनलोड करना हो, या प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना हो, या फिर नोटिफिकेशन देखना हो, ये 2 वेबसाइट है, दैट इज nta.ac.in या फिर csrnet.nta.nic.in। इनमें इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट कर लीजिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और अपडेट भी मिलता रहेगा। ओके, फेलोशिप की बात करें तो जीआरएफ के लिए जो लगभग आपको फेलोशिप मिलता है मंथली बेसिस पे, वो होता है 31,000 पर मंथ। ये आपको फर्स्ट 2 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद 2 साल के बाद आपको जो है एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। बट यस, मेक श्योर एसआरएफ के लिए ऐसे ही प्रमोट नहीं कर दिया जाता है, उसके लिए आपको जीआरएफ में जितने भी आपने काम किए होते हैं उसका आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। काफी ज्यादा एक्सटर्नल, आप कह सकते हो एक्सटर्नल्स को भी बुलाया जाता है, एक्सटर्नल बेसिस पे काफी एजुकेट दैट इज योर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आते हैं जो कि आपको एग्जामिन करते हैं, आपके प्रोजेक्ट जो भी आपने काम किया है 2 साल में उसको एग्जामिन करते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी होता रहता है कि कौन कैसे प्रमोट करता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि नॉर्मली देखा जाता है कि 2 साल में अगर आपका काम बहुत अच्छा रहा तो आपको जो है 2 साल के बाद दैट इज योर एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। और एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिया जाने पे आपको 35,000 पर मंथ मिलने लगता है फॉर दी थर्ड एंड द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब 2 साल आपको 31,000 मिलेगा, उसके बाद के 3 साल में आपको 35,000 मिलेगा पर मंथ अगर आप एसआरएफ के लिए प्रमोट हो जाते हैं तो। बट यहाँ पे जैसे बहुत सी बातें लिख रखी हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप एसआरएफ के लिए प्रमोट कैसे किए जाते हो। तो मैंने एक से दो अपने सीनियर्स का देखा था, जब उनका एसआरएफ के लिए प्रमोट किया जा रहा था तो बाहर से बहुत से ऐसे एक्सटर्नल आए थे जो कि उन्होंने 2 साल में काम किया, वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, एक ग्रैंड मेगा वाइवा टाइप का होता है जिसमें कि आपको अच्छे से परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर परफॉर्म नहीं करते हो तो फिर आपको कुछ टाइम का एक गैप दिया जाता है कि यस आपका काम सही नहीं है, हम जो है कुछ टाइम बाद फिर से आपको एग्जामिन करेंगे। तो देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बाद आपको एसआरएफ के लिए प्रमोशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट ये आ गया एक रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म, जो कि आप देख सकते हैं। काफी स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि मैम रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म कहाँ मिलेगा अगर हम रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हमारे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो जो ब्रूशर निकलता है, जब कोई भी एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो उसके साथ साथ वो एक ब्रूशर भी निकालते हैं। तो ब्रूशर के अंदर ही आपको एक पेज दिखेगा, वो होगा दैट इज योर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स के लिए। इसको भरना है और आपको दैट इज अटेस्ट करवाना है अपने कॉलेज या फिर डीन से। ओके, तो आई होप मैंने यहाँ पे बहुत सी बातों को आई थिंक मैंने कवर कर दिया है, होपफुली। यस, ओके। तो सोर्सेस के लिए अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर के सोर्सेस के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो, CSR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। एंड यस, और सिलेबस के लिए भी CSR की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपके सामने मेंशन किया था ये पर्टिकुलर वेबसाइट, इन पे आप विजिट कीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जितनी भी चीजों की जरूरत है। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सारी बातें कंप्लीट की एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर करने का नहीं, ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, बट एनीवेज मैंने इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से सुना है तो। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।